नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। ग्राम पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर पहला, हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? ऑप्शंस नंबर फर्स्ट है यंत्रवत याद करना, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। तो यार सिंपल सी बात बताओ, छात्र केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे को केंद्र में रहकर शिक्षा देना। और यह सिद्धांत आया था मनोविश्लेषणवाद से। ठीक है, छात्र केंद्रित की अगर हम बात करें तो यह प्रमुखता आती है बच्चों के अनुभव की। तो बच्चों के अनुभव की अगर हम प्रमुखता की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है, हम याद करने को हम निगेटिव मानते हैं, क्योंकि याद करना रटाना नहीं है बच्चों को। वर्गीकरण तो बिल्कुल नहीं कराना है कि एक तबके के बच्चे को अलग कर दिया। अच्छा, केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर करेंगे तो यार बिल्कुल डिपेंड वाली बात हो जाएगी, यानी पाठ्यपुस्तक भी कंडीशंस की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव को प्रमुखता देना ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया, हर बच्चा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखेगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत आपके एग्जाम को तय कर देगी। अब देखिएगा सर जी, यहां पर बात करें, समय समाप्त हो चुका है आपका। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट डॉट संबंध है। अब देखिएगा, संवेग इमोशंस, इमोशंस बोले तो संवेग, और संज्ञान बोले तो मेंटल पोजीशन, यानी संज्ञान और आपके क्या, यानी आपका मानसिक स्तर और इमोशंस यानी संवेग कैसे होते हैं? हमेशा इनर होते हैं। इनर का मतलब होता है सन्निहित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। देखो, संबंधित नहीं बिल्कुल नेगेटिव है, नहीं होगा। अलग बिल्कुल नेगेटिव है, नहीं होगा। स्वतंत्र मीन्स होता है बिल्कुल अलग, यानी ये दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो हो ही नहीं सकता। आपका इमोशंस और मानसिक मानसिक स्तर जुड़ा होता है दोनों से। और याद रखना है कि संवेगात्मक सिद्धांत दिया है मैकडोगल साहब ने, जिसके अंतर्गत मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से डॉट डॉट डॉट, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया, तो भैया समय समाप्त हो चुका है आपका। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि संरचनावादी ढांचे में, संरचनावादी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ब्रूनर साहब की बात आती है, ये सभी सिद्धांत दिए हैं। तो क्या होगा? अच्छा, अगर दिमाग लगाओ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप लगा सकते हो। जैसे प्रबलन पर केंद्रित होता है, यंत्रवत याद करने की बात आए तो तुरंत काट दो, रटने पर आधारित नहीं होता है ना। तो याद रखना है कि संरचनावादी सिद्धांत में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। उसके जो आपने विचार है, उसने जो अभी तक सीखा है, जैसे ब्रूनर के सिद्धांत की बात करें, जितने भी संरचनावादी स्तर में जितने भी मनोवैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने यही कहा है कि भैया ये किससे रिलेटेड है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, यानी आपने जो सीखा है अभी तक वो भैया आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखना कितनी आसानी से आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, कितनी आसानी से आप कर लोगे। एक शिक्षिका बनकर अगर आप स्कूल में गई तो आपको क्या करना होगा, और अपने ऊपर ये क्वेश्चन लगाकर करना, देखना सही हो जाएगा। समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त हो चुका है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बार बार याद करवाना चाहिए? बिल्कुल गलत है, इसको हमें बिल्कुल नहीं लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे सिद्धांत लेने ही नहीं गाइस। ठीक है, दूसरा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। बच्चे के इन सिद्धांत को अनदेखा कर देना चाहिए, या बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है मेरे गाइस, यहां पर बात करते हैं बच्चों को दंडित करना है क्या? नहीं करना है। बच्चे को कभी भी पुरस्कार, बच्चे को कभी भी यहां पर दंड नहीं देना है। तो राइट आंसर जो बच्चे यहां पर सबसे बेस्ट है आपको ऑप्शन नंबर 2, वो बिल्कुल सही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हम उन तरीकों को, उन प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे, हम उदाहरण से, एग्जाम्पल के सामने, हम उनके सामने रखेंगे और इमेजेस के जरिए, एग्जाम्पल्स के जरिए उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि हम याद करवाएंगे निगेटिव है, अनदेखा तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते और दंड तो दे ही नहीं सकते। तो राइट आंसर हो बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, पिछली बार।
हाँ जी, प्रीवियस ईयर पेपर है, पहले ही लिख दिया मैंने 2019। बता दो भाई। कोई भी पेपर कैंसिल वेंसिल का दिमाग में मत रखो, ठीक है। तैयारी करो, और तैयारी अगर होगी तो ठोंक दोगे एग्जाम जब भी पेपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो समय भैया समाप्त हो चुका है और समय आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए यहां पर कर लेना, करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दंड का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर पुरस्कार देना, दंड का प्रभाव करना है, ठीक है, दंड मतलब देते रहना है, तो ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान केंद्रित को प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी, बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी। तो जो आंसर आ रहा है हमारा, एक तबका दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, एक तबका दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस यहां पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आंसर जाएगा बिल्कुल 2 पे जाएगा। अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करेगा, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप पुरस्कार देते हो तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो जाएगा आपके पुरस्कार पर, अवार्ड पर। और दंड देते हो तो वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बैठेगा, एक भयावह स्थिति उत्पन्न करेगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दंड और पुरस्कार दोनों सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को मारना तो है ही नहीं, बिल्कुल मारना तो है ही नहीं, विद्यालय के वातावरण को बाहरी वातावरण से हमें जोड़ना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका संरचनावादी सिद्धांत। देखिए संरचनावादी सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, समय शुरू हुआ है अब। ए यादव, स्वागत है आप सभी का। गुड़िया, ललिता, करण, गायत्री, सोनू, छाया, उमेश्वरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई का स्वागत है। संतोष गुप्ता, ब्रजमोहन सिंह। तो भैया समय समाप्त हो चुका है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, विनियोजन, ठीक है। विनियोजन का मतलब होता है, आप समझ रहे हो ना, हाँ, चेंजमेंट की बात आती है। अधिगम पुनर्उत्पादन की, स्मरण करने की प्रक्रिया है। स्मरण की तो बात ही नहीं कर रहा है मैं, रटने की बात ही नहीं करनी है, याद करने, बिल्कुल गलत है। अब अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अनुबंधन की बात अगर हम करते हैं तो दिमाग में यही आता है कि अनुबंधन का जनक कहा जाता है पावलोव को, ठीक है। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो सिस्टम बनता था हम उसको अनुबंधन कहते थे। लेकिन क्या है, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, यहां पर कोई भी संदेह नहीं है गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7वें का समय स्टार्ट हुआ है अब। सही तरीके से लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत गलत होंगे मुझे पता है, लेकिन गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आगे भी गलत करें एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, अब ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, परमानेंट रिपीट ही होता आ रहा है अभी तक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस। तो विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण यानी नॉन एग्जाम्पल की बात करी है, देने का क्या परिणाम है। यह अवधारणाओं को समझ में अभाव पैदा करेगा। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। तो जो बच्चे दे रहे हैं, एक तबका दे रहा है 7th का 3 दे रहा है, 7th का 3 दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 के साथ जाएगा। क्या, परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है आपका प्रभावशाली तरीका रहेगा। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एक गैर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी नॉन एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो यार सिंपल सी बात है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं, स्पष्ट का मतलब होता है क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल की बात कर रहा है। तो क्या होगा रिजल्ट, तो यार प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है। जब भी आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको एग्जाम में कुछ समझ में ना आए तो बच्चे के, अगर ऐसा ऑप्शन हो बच्चे को प्रमुखता देना तो मार देना है। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो कि बच्चे के विचार को आगे रखना तो मार देना है। तीसरा ऑप्शन ऐसा हो कि बच्चे को प्रोत्साहित करना या अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना तो आपको मार देना है, ठीक है। प्रोत्साहित करना आपके लिए सबसे सकारात्मक आंसर होता है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
एक बार देख लेता हूँ आपके सारे कमेंट्स। हाँ, कनेक्शन थोड़ा सा लॉस हो सकता है, टेंशन मत लेना। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने से किस प्रकार जो है प्रोत्साहित कर सकती है। तो दिमाग में ये आना चाहिए, क्या गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, बिल्कुल गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है, या बच्चों को सहानुभूति जो है अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार आधारित विचार मंथन करके। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार गलत है, दंडित करना गलत है, केवल कंडीशंस गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने कहा प्रोत्साहित अगर देख लो तो वो सबसे ज्यादा सकारात्मक होता है। हमने कहा गाइस प्रोत्साहित देख लो वो सबसे ज्यादा सकारात्मक जाता है। तो ये चीजें समझिएगा, इस चीज को समझिएगा, यही आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में बेहतर साबित हो सकते हैं। हमें सबसे सकारात्मक आंसर लगाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर ऑप्शंस में देता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार क्या कर देंगे, सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे, लाइक को प्रेस करेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी। तो शारीरिक दंड होगा क्या। अब हम ऑप्शंस आपको क्लियर कर देते हैं। ऑप्शंस आपके ये हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहां पर एक ऑप्शंस आपको कर लेना है। ऑप्शंस क्या कर लेना है, 1 2 3। हाँ, यहाँ पर 3 कर लेना है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 कर लेना है, यानी यहाँ पर आपका 3 होगा। अब देखिए जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देना, शारीरिक दंड मैंने कहा निगेटिव है, नहीं लेना है। सहयोगात्मक अधिगम यहाँ पर क्या करता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जब आपने पूरे साल पढ़ाया है तो आप कहीं ना कहीं ये कहोगे कि हाँ मूल्यांकन मुझे करना है। तो शारीरिक दंड और तुलनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा। तुलनात्मक का मतलब होता है कि एक बच्चा एक ऐसा तबका है जो हो सकता है कमजोर हो, दूसरा बच्चा एक ऐसा तबका है जो हो सकता है होशियार हो। तो इनमें अगर हमने कंपैरिजन कर दी उन्हीं के सामने, तो दोनों बच्चों में हीन भावना आएगी। तो हमें तुलना नहीं करनी है एक बच्चे से दूसरे बच्चे की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 4th में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया। एनिमल लवर, गुड़िया, आरिश, मनोज, आशमा, आरवी, संगीता, अंकित, कृषु, अंजलि, कांति प्रसाद, कौशिक। तो समय भैया समाप्त हो चुका है आपका। शिक्षक जो है, शिक्षक का मतलब होता है टीचर। अब टीचर में आप भी आ सकती हैं, आप भी आ सकते हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, यानी कठिनाई को सिंपल बनाना है गाइस। अब बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यांत्रिक अभ्यास एकदम से रटने की प्रवृत्ति पर होता है। एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान का मतलब होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बच्चा सुनेगा उसमें। और प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करना, देखो अवसरों की व्यवस्था करना बिल्कुल सकारात्मक आंसर है, लेकिन क्या परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, या प्रतिद्वंदी के साथ हमें करना है, प्रतिद्वंदी के साथ हमें प्रतियोगिता करवानी है। तो सिंपल वे में आप कहोगे ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, जिससे क्या होगा, जिससे उनके मेंटल पोजीशन को इंक्रीज करने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा ना, एकदम से स्वैग के साथ एकदम उठाओ हाथ, फिर मजा आना चाहिए। बहुत बढ़िया। मनीष वर्मा, रंगीला, माधुरी गुड़िया, बहुत बढ़िया। सद्दाम हुसैन। व्यक्तिक जो है विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी दूसरे आदमी से समान नहीं हो सकता, भिन्न हो सकता है। एक बच्चा या 2 बच्चे एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हों, कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, चाहे एक माँ से हुए हों, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा। कारण क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल कारण है, जन्मजात विशेषताएं बिल्कुल कारण है,
लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकता संकेत बिल्कुल कारण है, लेकिन क्या इनसे भी तीनों से बेस्ट आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जो पारस्परिक क्रिया होती है, आनुवंशिकता जो अपने पूर्वज से आप गुण लेकर आए हो, और पर्यावरण का मतलब होता है जो आपने अधिगम के द्वारा सीखा है जन्म के पश्चात। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों ने बहुत गलत किया है, दबा के गलत किया है 2019 में, दबा के गलत किया है। 11 का बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? 11 का 2 आ रहा था, अब 12 का बता दो मेरे लाल। 12 का आंसर क्या है? 12 का आंसर आ रहा है ए। सर क्या हुआ, आ नहीं रहा है? 12 का आ तो रहा है, सब कुछ आ रहा है। सपना चौहान, देखिएगा, विद्यालय एवं मीडिया, ये राइट आंसर जाएगा। क्यों जाएगा? प्राथमिक स्तर पूछता तो परिवार हम लेते, विद्यालय सेकेंडरी में आता है, मीडिया सेकेंडरी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सीटेट ने इस बार बहुत कठिन क्वेश्चन डाल दिया था ये वाला। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या चला जाएगा? हमें सेकेंडरी बताना था, बच्चे प्राथमिक को मानकर परिवार और पड़ोस लगा के आ गए। ठीक है, परिवार एवं पड़ोस लगा कर आ गए, और क्वेश्चन हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समय शुरू हुआ है अब, तब तक कमेंट्स देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। हाँ जी, बिजी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास के समय क्लास पे डिपेंड रहना है आपको। क्लास ज़्यादा दिन समय की नहीं होती है, जितना पढ़ाता हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ गाइस। ठीक है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? देखो, शारीरिक वृद्धि जो होती है यानी अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं, और विकास की बात हो रही है डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा बच्चे का शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? जब मैंने अवस्था को पढ़ाया था, शैशवावस्था, मैंने एक वर्ड लिया था। ठीक है, शैशवावस्था एक वर्ड लिया था। तो शैशवावस्था में सबसे तेजी से शारीरिक विकास और मानसिक विकास, मानसिक विकास की अगर बात करें तो सबसे तेजी से मानसिक विकास होता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, जबकि जीवन का अनोखा काल, देखो सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। जब भी हम शारीरिक विकास की बात करें, विकास शारीरिक वृद्धि एवं विकास डेवलपमेंट की बात करें, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में बच्चे कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। तो शैशवावस्था हमारा पहला आंसर हो जाएगा, और प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में जाके बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा रुक जाता है और किशोरावस्था में फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें शैशवावस्था भी लेना है और प्रारंभिक बाल्यावस्था भी लेना है, क्योंकि शैशवावस्था के साथ हमें किशोरावस्था मिल नहीं रहा ऑप्शन में कहीं भी, तो शैशवावस्था के साथ हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था लेना ही पड़ेगा। और याद रखना है, शैशवावस्था की जो एज होती है 5, और 5 से 12 बाल्यावस्था, 13 से 18 किशोरावस्था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, समय शुरू हुआ है गाइस अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मज़ा आ गया। नेट नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुपर टेट बहुत ही जल्दी, टेंशन मत लो, सब आपके लिए बैठा है। नीरज, सुमित, निवेदिता, अखिलपाल, संतोष। तो समय भैया समाप्त हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नॉट, नॉट याद रखिएगा। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये तो सही है, ये तो हो सकता है। विकास सार्वभौमिक एवं सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो भैया जब हमसे नहीं पूछे तो हमें नहीं वाला आंसर लगाना होता है, तो ये भी आपकी ट्रिक है, यानी नहीं पूछे तो आपसे ये देखना है कि कौन सा नकारात्मक है, तो हमें वही आंसर लगाना होता है। और जब हमसे पूछे है तो आपसे है वाला सबसे सकारात्मक आंसर लगाना होता है। तो इन दोनों में फैक्ट समझो मेरे भाई, क्या सर? फैक्ट समझो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, क्योंकि विकास जो डेवलपमेंट होता है वो आनुवंशिकता, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है, विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें लिखा है नहीं करते हैं, तो सिद्धांत नहीं है, तो यही वाला सिद्धांत आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि करते हैं जबकि वहां पर लिखा है नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बेहतरीन साहब, मजा आ गया। ममता रानी, स्वागत है आपका। कह रहे हैं सर आपकी जैसी स्टडी नहीं करा सकता। अरे सर,
जब सिलेक्शन हो जाए तो समझ लेना कि बेहतर स्टडी है, वरना कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है भगवान जी साहब। साहब आंसर खत्म हो गया, समाप्त हो गया समय आपका। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, मतलब वो मेल और फीमेल के बारे में बहुत ही पक्षपात करता है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, आपका जो चैप्टर है वो जेंडर पक्षपात की है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, आपने खूब पढ़ा होगा, हमेशा क्वेश्चंस आता है। क्यों आता है, जरा ध्यान देना कि आपको एक शिक्षक बार बार एग्जाम्पल देके ये कहता है, बार बार रवि से ये कहता है कक्षा में कि लड़के बनो, लड़की जैसा व्यवहार मत करो। ये क्या दर्शाता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आया है, तो वो भी आंसर होगा जेंडर पक्षपात। यानी लड़के बनो, शिक्षक ने क्या कहा, लड़के बनो, लड़की जैसा व्यवहार मत करो। यानी कहीं ना कहीं उसने लड़की को नीचे दिखाया है। तो सिंपल सी बात है कि लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है और लड़कियों पर कम ध्यान दे रहा है, तो वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, वो टीचर अच्छा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, ठीक है, जेंडर पक्षपात। और इसके लिए करना क्या चाहिए, अब बात आती है कि करना क्या चाहिए। तो बच्चों को परिचर्चा में शामिल करना चाहिए और सभी को प्रमुखता देनी चाहिए, जेंडर पक्षपात को खत्म करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ। पिछली बार 2019 में आए थे 2 क्वेश्चन जेंडर से, अब देखिएगा एक 16वां क्वेश्चन और है। देखो अब एक क्वेश्चन हमने करा दिया कि क्या था, अब पूछ रहा है कौन सा हो सकता है कि क्या हमें करना चाहिए, अब ऐसे ही पूछ लिया है। तो अब बताना एकदम से जो मैंने ऊपर बताया बिल्कुल सेम टू सेम आंसर चिपका देना इसमें। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आता है कि खैर मैं बताऊंगा जब जेंडर पढ़ा दूंगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, अब देखो मुझसे कहा गया है कि सॉल्व करो कि आखिर जेंडर अगर पक्षपात आपके स्कूल में है तो आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के तौर पर आप कैसे कम करेंगे। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, बिल्कुल नहीं। पृथक खेल समूह का मतलब है कि मेल मेल का बना देना, बच्चे बच्चे खेलेंगे, मतलब जो है चाइल्ड का मतलब होता है कि उसमें लड़के लड़के खेलेंगे और फीमेल फीमेल खेलेगी, बच्ची बच्चियां खेलेंगी, ठीक है। गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पक्षपात की बात आएगी। जेंडर पृथक बैठाने की, अगर अलग बैठा देंगे यानी फीमेल फीमेल अलग बैठा दिया और मेल मेल अलग बैठा दिया तो पक्षपात की बात आएगी। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, तो यार सिंपल सी बात है, पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, और परिचर्चा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गाइस करना पड़ेगा मेल और फीमेल को, यानी बच्चे और बच्चियों को एक साथ में रखकर, और उनके बीच में शिक्षिका, उनके बीच में शिक्षक होगा, और सभी को यहां पर परिचर्चा में शामिल करेंगे और सिंपल सी बात है उनके विचार लेंगे, अपने विचार देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ क्वेश्चन नंबर 17। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 समय शुरू है अब। मजा आ रहा ना, बहुत बढ़िया। कृषु सिंह 2019 में हम पूरा ही पेपर करा रहे हैं, यही पूरा ही है भाई। मधु राजपूत, शमीर, उत्कर्ष, सिद्धवंशी, जासिम अंसारी, शालू मिश्रा। तो समय भैया समाप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया है 17 का ए ठोक रहे हैं, ए ठोक रहे हैं। उनको कितनी बार भी बताओ कि क्या सामाजिकता का सिद्धांत पियाजे ने दिया है, मुझे बस इतना बता देना, और दिया है तो आपका ए आंसर सही है। और अगर मुझे यह बता देना कि पियाजे ने क्या कहा था कि अवस्था के अनुसार बढ़ता है जो है बच्चे का परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट, या फिर समाज में लोगों के साथ होता है, मुझे बस इतना बता देना। और सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोगों ने गलत किया, इसकी सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सजा के लिए हम बैठे हैं दूर, आपसे कुछ कह नहीं सकते, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। लेव बाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे का विकास अवस्था के साथ नहीं हो सकता है, बच्चे का विकास एक दूसरे के अंतःक्रिया से होगा, बच्चे का विकास दोनों लोगों के, 2 से अधिक लोगों के बीच में होगा, समाज में रहकर होगा। तो सिंपल सी बात मुझे बताओ कि जीन पियाजे ने तो बस इतना कहा था संज्ञानात्मक विकास में कि भैया विकास तो अवस्था में होता है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा तैसे तैसे उसका होगा विकास। लेकिन मेरे भाई क्या करते हो, कभी कभी दुख होता है। ये रशियन वैज्ञानिक हैं, वाइगोस्की ने सामाजिकता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके अलावा वॉटसन को जाना जाता है व्यवहारवाद का जनक जाना जाता है, कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, सामाजिकता का सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, शुरू हुआ है समय अब।
बहुत बढ़िया गाइस। तो समय समाप्त हो चुका है गाइस अब कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा अर्जन, हम सभी जानते हैं भाषा के लिए चामस्की जाने जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। बात आती है पियाजे भी जाने जाते हैं भाषा के संबंध में। कहा था कि भाषा जो है, अगर हम बात करें, बच्चे स्वयं जो है निर्माता होते हैं, ये पियाजे का कथन है। इसके अलावा भाषा के संबंध में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, देखिएगा मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि अवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यार ऑप्शन बच्चे डी दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपके 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था के साथ जाएगा। स्टार्टिंग का जो समय होता है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, भाषा के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, समय शुरू हो चुका है, जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट, समय समाप्त होने वाला है। और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप 19, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप 19। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक गलत है, ये सब गलत है। तो यहां पर नैतिक विकास की बात हुई थी और नैतिकता बच्चे में जन्म के बाद आती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिकता बच्चे में कब आती है, नैतिकता बच्चे में कब आती है। तो बच्चे में नैतिकता गाइस आती है आपकी जन्म के बाद में आती है। क्या बच्चा नैतिकता लेकर पैदा होता है, तो बिल्कुल नैतिकता पैदा लेकर नहीं होता है, ठीक है, याद ये रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाए, 4 के साथ जाएगा। जब भी आप कोहलबर्ग का सिद्धांत मैंने पढ़ाया है, सही तरीके से पढ़ाया है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा गया है। अनुबंध अभिविन्यास कहा गया है, सामाजिकता के बीच में नैतिकता की बात आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पियाजे से लिया है, वाइगोस्की से लिया, लॉरेंस कोहलबर्ग से लिया, पियाजे से लिया है। ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, खुशबू, प्रदीप, राकेश वर्मा, सिमरन उपाध्याय, रानी, बहुत बढ़िया, नेहा, प्रिया, आस्था, रूमा, सूर्य, गुलशन, एकता, बहुत बढ़िया, अली शहनवाज, शारदानंद। अब देखिएगा, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सी जीन पियाजे, यहां पर पियाजे साफ कर लेना, माफी चाहूंगा गलत हो गया, द्वारा प्रस्तावित जो है प्रक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मूर्त प्रक्रियात्मक का मतलब होता है कि मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है 7 से 11 साल में कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 0 2 और 2 से 7 और 7 टू 11 और 11 टू लास्ट की 14 की बात करते हैं, तो आपका आ जाता है अमूर्त वाली। तो मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा हो जाता है गाइस पूरी तरीके से चिंतन करने के लिए तैयार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर संरक्षण कक्षा समावेशन के साथ जाएगा। अब क्यों जाएगा, इसका भी एक लॉजिक है, क्यों जाएगा, 20 का सी दे रहे हो ना, 20 का बी दे रहे हो, समझ लेना कि अब जब भी बात करते हैं, पहली अवस्था संज्ञानात्मक विकास की थी, इंद्रिय गामक अवस्था, जिसमें बच्चा अनुकरण करता था, ठीक है, क्या करता था, अनुकरण करने की बात आती थी, बच्चे में समझ नहीं होती थी, वो इंद्रियों से सीखता था। प्रतीकात्मक खेल की बात करते थे, दोस्तों खेल कटोली का निर्माण की बात आती थी, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के दूसरे में हम चले जाएंगे, पूर्व संक्रियात्मक की बात आ जाएगी। लेकिन एक चीज बताओ, कक्षा समावेशन, संरक्षण, अब संरक्षण का मतलब होता है अपने दिमाग को स्टेबल करना, ठीक है, कक्षा समावेशन की जो है कला उसमें आ जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तर्कशील करने के लिए तैयार हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, ना कि बी पर जाएगा, ना सी पर जाएगा। ये क्वेश्चन इतना टफ में आया था कि अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे बच्चे इसमें जो है मात खा गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात, क्वेश्चन नंबर 21। पियाजे से 2 क्वेश्चंस थे। हरी चौधरी, सर जी गलत मत बताओ। मेरे भाई गलत अगर हो जाए ना तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे मेरे भाई। और यही क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बच्चे ने कहा है सर गलत मत पढ़ाना, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना और दावा नहीं चैलेंज, सी टेट की आंसर की से मिलाना, संरक्षण कक्षा समावेशन, गुरुजी वर्ड आंसर लगा रहा है ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई, ठीक है ना, याद रख लेना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं आपसे कोई भी यहां पर बहस नहीं कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है और इस भाई की रिक्वेस्ट यही है कि आप जरूर चेक करें।
ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समय शुरू हुआ है अब। थोड़ा सा हो सकता है कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, तो अभी क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। अब देखिए, पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी इनके विकास सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया। इन्होंने स्कीमा को इंपॉर्टेंट बताया, अनुबंधन को पावलाव ने बताया था, ठीक है। तो स्कीमा को किसने बताया था, स्कीमा को बताया था, आत्म सातीकरण को बताया था आपके पियाजे साहब ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आया है, जिंगसा पहेली को करते समय, एक नाम है, बच्ची है, ठीक है। पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। आप देखिएगा, यहाँ पर नजमा की बात हो रही है, ठीक है। नजमा 5 वर्ष की है, बच्ची है, कहती है कि स्वयं से कह रही है अपने आप से, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं, यहाँ पर कुछ और कर लो, कोई भी रंग ले लो, रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, ठीक है। मतलब स्वयं से कह रही है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करता है, ये मैंने थोड़ा सा टाइप कर दिया है गलत, माफी चाहेंगे। अब देखिएगा क्यों कर रही है, तो यार सिंपल सी बात ये समझो कि वो कहीं ना कहीं खुद से जब बात कर रही है, तो खुद से बात करने का मतलब होता है व्यक्तिगत वार्ता करना, आत्म केंद्रित वार्ता नहीं करना, खुद से वार्ता करना गाइस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्यक्तिगत वार्ता स्वयं से वार्ता होती है, और यह वाइगोस्की का सिद्धांत है कि वार्ता के संबंध में ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में हमेशा मिलते हैं, बस नाम चेंज होते हैं। हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब आपका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चे मात खा गए इसमें। बहुत बढ़िया साहब। तो देखिएगा गाइस, यहां पर बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, सहयोग का मतलब होता है सहायता, और सहायता की जब भी बात आती थी तो वाइगोस्की के सिद्धांत में एक वर्ड था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में होता है पाड़ या ढांचा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, ठीक है। याद रखना, नहीं तो कहो सर ये भी गलत आप बता रहे हो। मेरे भाई, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होती है, इसीलिए तो इस बार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ करे थे इस बार, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी सहयोग की बात आए तो आप पाड़ या ढांचा लगाएंगे। पाड़ या ढांचा का नाम होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है सर, स्कैफोल्डिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइगोस्की का कथन से लिया गया है, और स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं सहायता की बात होती है, एक दूसरे की सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सही तरीके से लगाओगे गाइस तो बहुत अच्छी तरीके से लगा लोगे। बहुत बढ़िया गाइस, हर बहन हर भाई का स्वागत है एवं परिवारों को जय हिंद, वंदे मातरम। अरे एल एस लोधी, तभी तो लाया हूँ क्वेश्चंस। कृष्ण त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान, मतलब एक समस्या को वो 3-4 तरीके से करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वो क्या सिंपल सी बात हो, सृजनात्मकता की बात आएगी, सृजनात्मकता की बात आएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आत्म केंद्रित क्यों लगा रहे हो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक समस्या को हम कई तरीके से समाधान करने की बात करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
पिंकी, चंद्रप्रकाश, वर्षा, किरण, फूलचंद्र, आरजू, राजेश, मंजू, प्रशांत। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया गाइस। पवन गुज्जर, बेहर अहमद। समय समाप्त हो चुका है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को आधा उनको नामांकित करना, गलत। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुमानित करना, गलत। विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना, गलत। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो यार कम से कम बेस्ट आंसर तो बता सकते हो, तो बेस्ट आंसर फोर्थ के साथ जाएगा। आकलन के लिए हमें सबसे पहले देखो कितना हमारा गुरुजी वर्ड के तहत आप हमारा परिवार हैं, बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप ही हमारा परिवार हैं। और आपने देखा होगा पिछले लाखों बच्चे पास कैसे हुए थे। मैंने एक ही ट्रिक बताई थी आपको कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो गलत है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और जो आपको लग रहा हो गलत है, जब 3 आपने गलत लिखा दिए, निकाल लिए, तो चौथा आप पढ़ो ही मत, उसको लगा दो। और अच्छा है तो पढ़ लीजिएगा, समय है आपके पास। तो भैया चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, माफी चाहेंगे, बड़ा है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर जी यहाँ पर बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, बिल्कुल गलत है। बुद्धि बहुयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। चलते हैं आगे। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है। एक निश्चित योग्यता हो सकती है क्या? सभी में निश्चित हो सकता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करके सटीक मापा जा सकता है। बुद्धि को कभी भी सटीक नहीं माप सकते आप। क्या मापक यंत्र है बुद्धि का जिससे हम माप सकते हैं? सटीक आप नहीं माप सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना है क्या ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही है। हार्वर्ड गार्डनर की बात आती थी बुद्धि बहुयामी सिद्धांत की। जटिल योग्यताओं का एक समूह है जिसमें जटिल समस्याओं का निर्धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी, उसमें उतनी ही ज्यादा बुद्धि होगी। यह भी एक बुद्धि का स्वरूप है। बुद्धि का एकात्मक सिद्धांत दिया है बिने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत दिया है किसने? आपका स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। बुद्धि कैसी है? बुद्धि एक अमूर्त अवस्था वाली है। बुद्धि का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया 1885 में गाल्टन महोदय ने। और बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 27। कितना कठिन क्वेश्चन लग रहा है और एकदम उड़ा दोगे। अगर आपको मैं एक क्लू दे दूं तो आप उड़ा दोगे। और कैसा क्वेश्चन पूछ लिया सर, देखना सर आज के बहुत क्वेश्चन। सर आप बहुत अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम ये पढ़ना नहीं चाहते कमेंट आपका। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बस सिलेक्शन होना चाहिए। पठन वैफल्य बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है? ये पठन वैफल्य पूछ लिया था, याद रखना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है। अब बताओ डिसलेक्सिया की हिंदी कितनी कठिन है? हिंदी कितनी कठिन है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता ही क्या होती है? आपकी डिसलेक्सिया। यानी पढ़ने का, अगर हमने कहा कि SAW को कोई बोझ पड़ता है, यानी सा को कोई बोझ पड़ता है, तो वो क्या करता है? उसको पढ़ने का विकार है, पढ़ने की अक्षमता है, तो पठन वैफल्य होता है डिसलेक्सिया, ठीक है, याद रखना। तो धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता होती है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन का समय शुरू हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 28। बहुत बढ़िया साहब। प्रियंका स्वागत है आपका। पूनम, कृपाल, भलावी, सागर, सुरेंद्र, दिनेश, चमन, अवनी, राजेश यादव। शिक्षा का अधिकार 2009। शिक्षा का अधिकार बोले तो RTE, राइट टू एजुकेशन में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा में क्या होता है? सभी को अवसर समान रूप से प्रोवाइड कराए जाएं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषाई क्षेत्र के लोगों में भिन्नता का न भेदभाव करके एक ही छत के नीचे शिक्षा देना हर वर्ग को समावेशी शिक्षा कहलाता है। बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस राइट में ऑप्शंस एक तबका दे रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर 2, एक तबका दे रहा है C। तो यार ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। तो यार जो आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही जाएगा। ये विवादित क्वेश्चन रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है।
बफरिंग नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, बफरिंग नहीं हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है बफरिंग, ठीक है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के क्या करना है, उनको बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे आगे वो व्यवसाय से जुड़े हर चीज़ काम कर पाएँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, नॉट 1। नीचे मैंने आंसर गलत टाइप किया है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। समय समाप्त हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 शुरू हुआ है समय अब। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस, और वीडियो को ख़त्म करेंगे। कल्पना, प्रियांशु, सुरेंद्र, विनय कुमार, बबीता, रवीना भास्कर, जासिम, गवेंद्र सिंह, नोमेट, मंजू, बहुत बढ़िया, कमलेश, उत्कर्ष, यदुवंशी। बिहार, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। जय हिंद, वंदे मातरम, महाराष्ट्र, गुजरात। स्वागत है आप सभी का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में विद्यार्थियों को द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एक शिक्षक के तौर पर नियुक्त होते हैं। इन विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्या ये हो सकता है? आप बताओ, ये हो सकता है? बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे, इस स्थिति को जैसी ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मतलब बिल्कुल पुतला बन के रहना चाहते हो क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सुधारने के तरीके आपको आयाम, नए नए आयाम ढूंढने होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत सिंपल है और लगाना होगा, लास्ट में आपका स्कोर बताना होगा। स्कोर बताने से कभी भी गलतियाँ आगे नहीं करोगे, ठीक है। मज़ा आता है स्कोर बताने में, मज़ा तब आता है जब दूसरी वीडियो देखते हो, उसमें स्कोर आपका बेहतर जाता है। मज़ा तब आता है जब आपका सिलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। तो भैया पढ़ लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? कभी कभी तैयार करना चाहिए, गलत। तैयार नहीं करना चाहिए, नेगेटिव। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हतोत्साहित एक निगेटिव वर्ड है, याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। जो हतोत्साहित को समझ रहे हैं प्रोत्साहित, वो समझ लीजिएगा गलत समझ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बच्चे के आगे हमेशा आना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब बताया है कि हर तबके का बच्चा, हर गरीब, हर अमीर बच्चा, हर धर्म, हर जाति का बच्चा एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करेगा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें